नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। सबसे पहले आज दो टूक के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत की आजादी को 77 साल पूरे हो गए और कल भारत अपनी स्वतंत्रता दिवस यानी 78वां भारत अपना आजादी का जश्न, आजादी का दिवस मनाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। जब हम आजादी और स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तब हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि ये आज़ादी हमें बहुत बलिदानों के बाद मिली है। इस आज़ादी को पाने के लिए लाखों लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। और सिर्फ आज़ादी पाने के लिए नहीं, बल्कि आज तो विभाजन विभीषिका दिवस है और इस आज़ादी की हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। न सिर्फ भारत के टुकड़े हो गए, बल्कि जो अनुमान है उसके अनुसार करीब 20 से 40 लाख लोग इस विभाजन की विभीषिका में उनकी जान चली गई। कत्लेआम जो हुआ था उसमें 20 से 40 लाख लोग थे जिनकी जिंदगी चली गई। 1.25 करोड़ लोग विस्थापित हुए। दुनिया के किसी देश ने आज़ादी की इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाई थी कि लाखों लोग जो उनका कत्लेआम हो, करोड़ों लोगों को विस्थापन झेलना पड़े और देश टुकड़े टुकड़े हो जाए। और क्योंकि हमने आज़ादी की इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी, इसलिए मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को या फिर देश के लोगों को इस आज़ादी का मोल जो है वो समझना चाहिए और इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। और कोशिश होती है, ऐसा नहीं है। भारत की सेनाएं मजबूत हैं, भारत जो है लगातार तरक्की कर रहा है, भारत दुनिया की एक ऐसी ताकत बन गया है आज जिसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखता। भारत एक लगातार बढ़ती हुई विश्व की आर्थिक ताकत है। लेकिन इस सब के बीच दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ साजिशों में लगी रहती हैं, क्योंकि उन्हें भारत का बढ़ना, भारत का तरक्की करना पसंद नहीं होता और इसीलिए भारत के खिलाफ साजिशें होती हैं। और वो विदेशी ताकतें हैं, वो साजिश करेंगी। लेकिन दुख तब होता है जब उन विदेशी ताकतों की साजिशों में कहीं ना कहीं भारत के अंदर बैठे लोग भी उन साजिशों में जाने अनजाने शामिल हो जाते हैं। दुख तब होता है, तकलीफ तब होती है जब अपने ही लोग इस साजिश का हिस्सा बन जाते हैं। और इस साजिश को समझना बड़ा जरूरी है। इस साजिश के तार कहां कहां तक जुड़े वो बड़ा जानना बड़ा जरूरी है। और जो लोग इस साजिश में, भारत में बैठे लोग जो जाने अनजाने इस साजिश का हिस्सा बन जाते हैं, उनकी मंशा को समझना भी बड़ा जरूरी है। मुझे लगता है आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इससे बेहतर हम चर्चा क्या कर सकते हैं जब हम इन साजिशों को समझने की कोशिश करें। ये कौन लोग हैं, किस तरह की साजिशें हो रही हैं। आज दो टूक में हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारत में बैठे लोग और सबकी मंशा अलग अलग हो सकती है। दुर्भाग्य से भारत की कुछ राजनीतिक पार्टियां भी ऐसा लगता है कि जाने अनजाने साजिश का हिस्सा बन जाती है। उनकी मंशा क्या है मैं नहीं जानता, उनकी मंशा पर चर्चा हो सकती है, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जाने अनजाने, मैं नहीं जानता ये जाने हैं या अनजाने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन साजिशों का हिस्सा बन जाती हैं। कई बार सत्ता हासिल करना भी उनका मकसद हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के लिए येन केन प्रकरण सत्ता हासिल करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। यह दूसरे भी कारण हो सकते हैं, मैं नहीं जानता, उन पर चर्चा करने की जरूरत है। अब देखिए ना, भारत के बगल में बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश जो 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा था और भारत की जमीन का टुकड़ा काटकर जिसको एक अलग राष्ट्र बना दिया गया, वो अब तक एक सेकुलर देश की तरह था। लेकिन वहां पर तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट के बाद वहां पर जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनका हाथ इस तख्ता पलट में आया और अब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको कुछ लोग भारत में भी दोहराने की बात करते हैं। तकलीफ होती है। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसको कुछ लोग भारत में दोहराने की बात करते हैं और खुलेआम करते हैं। और आप जानते हैं भारत के बगल में जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसका इमीडिएट उसके बाद क्या कुछ हो रहा है वहां पर अच्छी तरह से जानते हैं। वहां हिंदुओं पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं अभी भी थमे नहीं है। आज भी मैं देख रहा था, आज भी वहां जो हिंदू हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं,
डिमांड कर रहे हैं। हालांकि एक अच्छी खबर वहां से सिर्फ ये आई है कि जो वहां पे पुलिस थाने हैं, ज्यादातर थानों में पुलिस पहुंच गई है, इसलिए हिंदुओं को वहां पर जो है उनको लग रहा है कम से कम पुलिस है। इससे पहले तो पुलिस नहीं थी, सेना नहीं थी। जो जिहादी जहां से आए मार दे, मार काट दे, घर जला दे, रेप कर दे, मंदिर तोड़ दे, मूर्तियों को विखंडित कर दे, सबको पूरी आजादी थी। लेकिन अब वहां पर कम से कम पुलिस आ गई है। एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री वहां है, लेकिन उन कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने भी क्या किया? उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन उन्होंने सत्ता पर काबिज होते ही, उन्होंने सत्ता संभालते ही जो चंद पहले फैसले किए, उनमें एक फैसला उन्होंने यह किया कि कुछ ऐसे लोगों की फांसी की सजा माफ कर दी जो दरअसल भारत में उल्फा के उग्रवादियों को हथियार सप्लाई कर रहे थे। मेरे पास जो जानकारी, जो पक्की जानकारी है, वो ये है कि कल उन सब लोगों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा जो सीधा सीधा हथियारों के साथ पकड़े गए थे, और वो हथियार भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए, भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो हथियार भेजे जा रहे थे। और उसमें ये लोग शामिल थे जिनको वहां के न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई थी, और मोहम्मद यूनुस ने उनकी फांसी की सजा माफ कर दी है। मोहम्मद यूनुस ने इसके अलावा वहां पर बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसके अलावा जमात-ए इस्लामी और हिफाजत-ए-इस्लाम, ये 3 संगठन है। इसके जो तमाम कैदी थे उनको धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। ये वो बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन है जो भारत के खिलाफ भी जहर उगलते थे और भारत में भी आतंकवादी भेजते थे। अब इसमें जो हिफाजत-ए-इस्लाम है, उससे जुड़े कुछ लोगों ने बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब वहां पर एक नया सपना देखना शुरू किया है, और वो सपना है ग्रेटर बांग्लादेश का। इस ग्रेटर बांग्लादेश के सपने में एक बड़ा इस्लामी मुल्क बनाने की साजिश, या कह सकते हैं सपना, उसके ऊपर काम करने के लिए कस्में खाई जा रही है, संकल्प लिया जा रहा है कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। ग्रेटर बांग्लादेश का मतलब क्या है? ग्रेटर बांग्लादेश एक इस्लामी मुल्क होगा जहां तालिबान की तरह शरिया कानून लागू होगा, और वो सिर्फ बांग्लादेश की सीमाओं तक सुरक्षित नहीं होगा, उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट के भारत के 7-8 राज्य हैं उनको भी शामिल किया गया है, पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है, झारखंड के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है, और कहा है कि इस तरह का पूरा ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जाएगा। और जो लोग ये सपना देख रहे हैं, जो लोग ये साजिश कर रहे हैं, उन सबके पीछे मैंने बताया जो 3-4 संगठन है, उसमें बीएनपी है, उसमें हिफाजत-ए-इस्लाम है, और उसमें जमात-ए-इस्लामी है, और इसमें बीएनपी भी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो भारत विरोधी पार्टी जानी जाती है। और बांग्लादेश के एक पत्रकार ने इस बात का खुलासा किया है कि बीएनपी के नेता तारिक रहमान, जिनको बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जो उसके बाद भागकर लंदन चला गया, वो तारिक रहमान, जिसके ऊपर आरोप नहीं बल्कि साबित हो चुका है कि उसने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की रैली पर बम फेंकने की पूरी साजिश रची थी, और इसीलिए न्यायालय ने उसे सजा दी थी। लेकिन उस तारिक रहमान के साथ भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुलाकात हुई, ऐसा बांग्लादेश के एक पत्रकार ने खुलासा किया है। और उन्होंने यह भी कहा है, दावा किया, ठोक के दावा किया, वो कहते हैं कि कांग्रेस या राहुल गांधी जिस दिन इस खबर का खंडन कर देंगे, मैं इसकी मीटिंग जो है, ये मीटिंग के सबूत भी पब्लिक डोमेन में रख दूंगा। और यह आरोप लगने के बाद अब तक जो है कांग्रेस की ओर से और राहुल गांधी की ओर से कोई इस खबर का खंडन नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, एक तरफ राहुल गांधी की यह मुलाकात है तारिक रहमान के साथ, दूसरी तरफ राहुल गांधी जब अमेरिका में जाते हैं तो उनकी मुलाकात ऐसे कई लोगों से होती है, ऐसे कई संगठनों से होती है जो अमेरिका में भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। ऐसे कई नाम मेरे पास है, उनका पूरा इतिहास मैं आपको कार्यक्रम में दिखाता रहूंगा
कि वो किस किस तरह के संगठन हैं, और वो राहुल गांधी की अमेरिका की सभाओं को आयोजित करते हैं और उनकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस नाम का एक व्यक्ति करता है। इसलिए ये पूरी जो साजिश है, इसके कई सूत्र हैं, इसके कई किरदार हैं, और इसके कई किरदारों में कुछ आस्तीन के सांप भी हैं। मैं बार बार दो टूक में आस्तीन के सांपों की बात कर रहा हूं। इसमें एक सरिता पांडे नाम की महिला है, उनका इतिहास मैं आपको बताऊंगा। वो दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं उनकी करीबी हैं, और उनमें एक उनके करीबी हैं आस्तीन के सांप नदीम खान। मैंने आपको कई आस्तीन के सांप दिखाए थे जो भारत में बैठकर भारत को बांग्लादेश बनाने की जो है सपने देख रहे हैं। कि नदीम खान कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, इसका भी मैं आपको पोस्ट दिखा रहा हूं। यह भी यही लिखता है कि जल्द ही भारत को भी बांग्लादेश बनाना है, भारत में भी वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। तो ऐसे ऐसे लोग जो आस्तीन के सांप हैं, उनके सूत्र जा जाके कहां से मिल रहे हैं, आज उन सब का खुलासा होना चाहिए। दो टूक में आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पूरे सूत्र में, इस पूरे जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, उसके बाद भारत में एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। वो हिंडनबर्ग जिसकी पहली रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराकर खारिज कर दिया था। लेकिन जो लोग संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जांच पे भरोसा नहीं है, उन्हें भरोसा एक विदेशी जो एजेंसी है हिंडनबर्ग, जो शॉर्ट टर्म सेलिंग करती है, जो इस तरह की रिपोर्ट करती है और उसमें से पैसा कमाती है। वो हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट आती है, और उसके बाद कांग्रेस, राहुल गांधी उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर लगभग जो है वो सड़कों पर आ ही गए, क्योंकि कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि 22 अगस्त को हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जबकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को देश ने जिस तरह से खारिज किया वो आपको बाजार से मालूम हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती, वो राहुल गांधी जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर, हिंदुओं के नरसंहार पर लंबी खामोशी ओढ़कर बैठे थे, उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के कुछ ही मिनटों में जयराम रमेश ट्वीट कर देते हैं, और राहुल गांधी फिर आकर वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि भारत के बाजारों में पैसा लगाना खतरनाक है, रिस्क है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हो गया है। यह अलग बात है, जानकारी यह भी सामने आई कि राहुल गांधी ने खुद भारत के बाजारों में 5 महीने में 50 लाख रुपए उन्होंने अर्न किए, उन्होंने कमाए भारत के बाजारों से, और वो दुनिया को कहते हैं कि भारत के बाजारों में निवेश करना खतरनाक है। तो क्या ये भारत जो आर्थिक रूप से बढ़ रहा है, क्या ये भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है? क्या भारत की जो आर्थिक तरक्की है उसको रोकने की, उसको प्रभावित करने की एक साजिश है? और क्या हिंडनबर्ग, जिसमें फंडिंग का एक बड़ा सोर्स फिर से जॉर्ज सोरोस है, और ये वही जॉर्ज सोरोस है जिसने ऐलान किया था कि वो भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए, भारत में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, उनको फिर से तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल देगा। तो ये जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट, जमाते इस्लामी, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, हिंदूज फॉर ह्यूमैनिटी, ऐसे तमाम जो किरदार हैं, वो सब जो है कहीं ना कहीं एक पन्ने पर खड़े हुए मिल रहे हैं। जब मैं पूरी रिसर्च कर रहा था तो दो टूक में आज इस सब पर चर्चा करेंगे। और आज जो मेरे साथ मेहमान रहेंगे, आइए मैं उनका परिचय दे देता हूं, क्योंकि आज का विषय जो है वो गंभीर भी है और उसके कई पक्ष भी हैं। इसलिए आज मेरे साथ 6 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ेंगे। 6 मेहमानों की अपनी अपनी खासियत है, अपने अपने विषय पर वो सिद्धहस्त हैं। परिचय करवा दूं, मेरे साथ सिद्धार्थ यादव जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सिद्धार्थ यादव। मेरे साथ स्टूडियो में प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम कुमार जी। सैयद जवाद मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ स्टूडियो में सूर्य मैथिल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ 2 खास मेहमान मैं आपको बता दूं, विजय पटेल हैं जो गुजरात से मेरे साथ जुड़ रहे हैं।
विजय पटेल ओनली फैक्ट के संस्थापक हैं और इन्होंने राहुल गांधी की जो अमेरिका यात्रा है और राहुल गांधी की जो बाकी उनके जो तमाम कनेक्शंस है उसको लेकर लंबी रिसर्च करी है और एक एक चीज़ इन्होंने पब्लिक डोमेन में डाली है कि किस तरह से राहुल गांधी जब विदेश दौरों पर जाते हैं तो किस किस तरह की संस्थाएं, किस किस तरह के लोग उनके विदेश दौरों में उनके कार्यक्रमों को संचालित करते हैं। और मेरे साथ एक और ख़ास मेहमान शोएब चौधरी जुड़ गए हैं। बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं शोएब चौधरी, और इन्होंने ही खुलासा किया था कि राहुल गांधी जो है बीएनपी के नेता से मिले थे। और इन्होंने दो टूक में भी 3 दिन पहले जब जुड़े थे तो उन्होंने, जब मैंने इनसे पूछा कि आपके पास सबूत क्या है, तो उन्होंने कहा एक बार राहुल गांधी डिनाई करें वो सारे सबूत पब्लिक डोमेन में रख देंगे। और आज मैं देख रहा था, मुझे खुशी है कि आज आप फिर मेरे साथ जुड़े हैं शोएब जी। और आज शोएब जी ने एक और ट्वीट करा है, मुझे नहीं मालूम, वो बड़ी खबर। उन्होंने कहा है कि आज रात यानी भारतीय समय अनुसार 11:30 और बांग्लादेश के समय अनुसार 12 बजे वो राहुल गांधी को लेकर कुछ और बहुत बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। एक पत्रकार हैं, मुझे नहीं मालूम क्या खुलासा करेंगे क्योंकि उनके अपनी जानकारी हैं और जब तक कोई स्टोरी पब्लिश ना हो जाए मुझे भी उनसे पूछने का हक नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि आज रात बहुत बड़ा खुलासा राहुल गांधी को लेकर वो करने वाले हैं अपने अखबार ब्लिट्स में। तो आज की चर्चा जोरदार होगी। तो चलिए आज की इस डिबेट, आज की इस चर्चा को मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले सिद्धार्थ यादव। सिद्धार्थ जी, ये कांग्रेस ने कहा है कि वो ये जो पूरी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसको लेकर 22 तारीख को एक बार फिर से पूरा आंदोलन करेंगे। कांग्रेस ने कमर कस ली है, वो कह रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें गड़बड़ी है और इसमें जो है, जो जस्टिस की है, जो नेचुरल जस्टिस है उसका पालन नहीं हुआ है और इसलिए कांग्रेस अड़ी है कि वो एक बार फिर से प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस की कल एक बैठक हुई थी, कांग्रेस ने एक बार फिर जो है 2 चीज़ों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है जो अडानी का मामला है, ये जो हिंडनबर्ग का मामला है, कांग्रेस इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेगी। और दूसरा उन्होंने कहा है देश भर में जातिगत जनगणना कराने के लिए कांग्रेस कृत संकल्पित है। क्या है आपकी टिप्पणी? नमस्कार अशोक जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं उससे पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं और फिर मैं दोनों ही विषयों पर जवाब दूंगा। मैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी जवाब दूंगा और जातिगत जनगणना पर भी जवाब दूंगा। हम अभी जो शुरुआत में आपने एक भूमिका अपने आज शो की रखी, मैं मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है कि देश के सभी नागरिक थोड़ा सा एक विचार करें और आपके शो के बाद आज वो इस बात को सोचना शुरू करें कि जो डीप स्टेट है, ये जो कुछ वैश्विक ताकतें हैं जो हर देश को और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज या ये जो एशियन कंट्रीज, साउथ एशिया, इनको जो डिस्टेबलाइज करने की ताकतें वेस्ट से अपना काम करने में लगी हुई हैं, क्या भारत उनसे अछूता है? और अगर नहीं है तो भारत में वो ताकतें किनके साथ खड़ी हैं? हमने हमारे पड़ोसी देशों के साथ देख लिया है कि क्या हो रहा है। बांग्लादेश को हमने देख लिया, श्रीलंका को हमने देख लिया, पाकिस्तान को हमने देख लिया। पर भारत में भी लगातार इतने प्रयास हो रहे हैं, वो किनके साथ मिलकर हो रहे हैं और कौन लोग हैं जो विदेशी लोगों के साथ, विदेशी ताकतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और स्वर से स्वर मिलाकर भारत को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से एक अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। इस पर देश की जनता को विचार करना चाहिए। अब मैं सीधे सीधे 2 बात का जवाब देता हूं। अशोक जी, हिंडनबर्ग ने एक पहले रिपोर्ट दी। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कुछ क्लेम किया। मैं भारत का एक नागरिक हूं, मेरे देश में सर्वोच्च अदालत है, मेरे देश की रेगुलेटरी स्टॉक मार्केट की बॉडी है सेबी। मेरे दोनों ही ऐसे टॉप अथॉरिटीज ने उसकी डेप्थ में उसकी सत्यता को मानते हुए स्टॉक मार्केट के पहली रिपोर्ट के बाद जो गिरावट हमने देखी थी, जो इनस्टेबलाइजेशन देखी थी, उसका भी कॉग्निजेंस लेते हुए दोनों ही अथॉरिटीज ने अपना काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा कि 24 में से 22 मामलों में जो सेबी की रिपोर्ट आई है, जो सेबी ने इन्वेस्टिगेशंस करी, वो ठीक हुई। पर अगर किसी ने, कोई भी विदेशी ताकत ने, किसी विदेशी बॉडी ने भारत पर कोई आरोप लगाए या भारत की किसी कंपनी पर कोई आरोप लगाए, तो उनको भी जिम्मेवारी बनती है कि वो भारत की इन्वेस्टिगेटिंग और रेगुलेटरी बॉडीज के सामने आए। सेबी ने उनको नोटिस दिया, उनसे कुछ सवाल जवाब पूछे, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और वो एक नई रिपोर्ट लेकर के आए। पर ये वाली रिपोर्ट बड़ी शानदार थी।
एक तो हिंडनबर्ग और ऐसी सभी विदेशी रिपोर्टों में एक तो कॉमन बात यह है कि जब भी भारत का सत्र चल रहा होता है तभी ऐसी रिपोर्टें आती हैं। पर इस बार तो रिपोर्ट शाम को आई और 4 घंटे के अंदर, जैसे यूं माने कि देश के नेता प्रतिपक्ष ने वीडियो बना के तैयार रख रखी थी, वो देश के नेता प्रतिपक्ष रिपोर्ट के समर्थन में भारत की कोर्ट और सेबी के खिलाफ भारत के लोगों को ये बताने के लिए आ गए कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये नहीं बताया कि मैंने 50 लाख कमा लिए हैं, ये नहीं बताया कि मेरा 5 करोड़ का निवेश है, पर उन्होंने बोला आप मत करिए। चलिए, देश की जनता ने उसका जवाब दिया। यह है पहली बात। ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि आप अपने देश की संस्थाओं पर भरोसा ना करके विदेशी संस्थाओं के साथ खड़े होते हैं, उनकी बातों पर विरोध करते हैं, और जो भी भारत की कंपनियों के, भारत के सिस्टम्स के खिलाफ बोले उन पर तालियां बजाने का काम करते हैं। विपक्ष को अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए। रही बात दूसरी, जातिगत जनगणना की, मैं मानता हूं अशोक जी, देश का एक एक व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है और बार बार कांग्रेस के लोगों से पूछ रहा है 11 वाला सेंसस 14 तक क्यों नहीं निकाला था? क्यों पी चिदम्बरम ने खड़े होकर के कहा था कि वी रिलीज द डेटा ऑफ दिस कास्ट सेंसस इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस? कर्नाटक जहां पर आपकी सरकार है वहां पर आपने क्यों नहीं निकाला था? ये बार बार पूछा जाता है। आज जहां पर आपकी सरकारें चल रही हैं वहां पर आप क्यों नहीं निकालते? ये जो दोहरा मापदंड है, अडानी के साथ भी मिलकर के आप सभी प्रदेश की सरकारों में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। राजस्थान में जब सरकार थी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया, तेलंगाना में, हिमाचल में, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट किया। जातिगत जनगणना की बात देश में करेंगे पर अपने राज्यों में नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र को देश की जनता समझ रही है। ये फॉरेन एजेंडा पे चलने वाला विपक्ष ये देश के लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है, ये हम सबको समझना चाहिए। हमारे देश की बात है, कोई भी अगर आरोप लगाएगा, कोई भी बात की जाएगी, हम उस देश में, अपने देश में खुलकर उस पर चर्चा कर सकते हैं। पर तमाशबीन बनकर विदेशी ताकतों के आगे झुक करके तालियां बजाने का काम करना या देश को अस्थिर करने का प्रयास करना, मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हमें देश को बचाना है, इस सब चीजों से बचाना है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी के नेता चाहेंगे अशोक जी कि बांग्लादेश मॉडल आ जाए, नदीम अली भी चाहेंगे, मणिशंकर अय्यर भी चाहेंगे, सलमान खुर्शीद भी चाहेंगे, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री के घर में घुस जाएंगे कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े लोग। पर ये देश की जनता, ये भारत के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि ऐसी विदेशी ताकतों को हम हरा करके भगाएं, इनके सामने हम झुके नहीं। ओके, ये जो भारत में बांग्लादेश बनाने की कोशिश है ना, इसको कलर रेवोल्यूशन जो है कहा जा रहा है। विजय जो पटेल इस पर बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सैयद जवाद, ये राहुल गांधी के सारे जो एजेंडा हैं वो विदेशी प्रोपेगेंडा से ही क्यों प्रेरित होते हैं? भारत में बहुत सारे मुद्दे हैं। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सभी दर्शकों को। आपको जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, आपने बड़ा लंबा चौड़ा अपना पैकेज भी चलाया है कि जो है पूरा विपक्ष के ऊपर हमलावर है, बहुत अच्छी बात है। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सवाल विपक्ष से भी होना चाहिए। आपने पूरी भूमिका विपक्ष के विरोध में बनाई और सिद्धार्थ यादव अभी बोल रहे थे कि बहुत जॉर्ज सोरस का भी नाम आ गया और तमाम जगह की रहे, लेकिन मूलभूत बात के ऊपर सामने बात लेकर के नहीं आए। तो फिर ये भी बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेता चाइना क्या करने गए, चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कौन सी मुलाकातें हुई, वो भी बताना चाहिए था। जब नवाज शरीफ के साथ बगैर क्लियरेंस लिए मुलाकात करने गए थे, कौन कौन लोग थे, किस किस के साथ मुलाकात करी गई थी वहां पर, वो भी बताना चाहिए था। शादी के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे, किस किस से बातें हुई, वो भी बताना चाहिए था। मीडिया को तो काम के साथ चीजें बताई जाएं। बहरहाल, इसके देखिए हिंडनबर्ग को लेकर के अभी यहाँ पे सिद्धार्थ यादव ने बड़ी बात कही। आप बताइए, सेबी आज की तो ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, सेबी के ऊपर आज से तो कोई चीजें नहीं हुई, लेकिन हम पूछ रहे हैं माधवी पुच के ऊपर उनके संबंध अडानी जी के साथ कैसे हैं? क्या उनकी कंपनी के साथ अडानी जी के जो शेयर्स हैं या अडानी जी का जो बिजनेस है उसके साथ उनके संबंध कैसे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कहा था कि जांच होनी चाहिए और सेबी करेगी, लेकिन सेबी की अध्यक्ष को किसने बनाया? अगर आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ तो ईडी पहुंच जाती है, चीफ मिनिस्टरों को जो है उठा करके ईडी ले आती है और उसके बाद जो है एमपीएमएलए कोर्ट के अंदर जो है उनकी सुनवाई भी कम होती है। 2 मुख्यमंत्रियों को उठा, एक बार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स एक बार जाके कुंजी तो खटखटा लेना। हम सेबी की प्रोसेस या चीजों पे सवाल करने से पहले हम माधवी पुच के बारे में पूछ रहे हैं
कि ये जो बनाई गई हैं, क्या इनका इस्तीफा होना चाहिए या नहीं ठीक होना है, चाहिए? लेकिन मेरा और अडानी सवाल की का बात जवाब नहीं आया अडानी अभी भी। की मैं ये जानना credibility- चाह रहा हूँ राहुल सुनिए, गांधी का, मेरे सवाल का जवाब, मेरा मूल सवाल जी। तो आइए ना। आपने जी, फिर इधर जी। उधर की बात की, कोई बात नहीं, आपको अधिकार है, मैंने अपनी भूमिका बांधी, आपको भी भूमिका बांधने का अधिकार है। लेकिन मैं फिर आपसे यही पूछ रहा हूँ सैयद जवाद कि ये सारे विदेशी एजेंडे जो है वो विदेशी धरती पर विदेशी संगठनों के साथ मिलकर, भारत विरोधी ताकतों से मिलकर के, विदेश से आने वाले एजेंडे ही, प्रोपेगेंडा ही राहुल गांधी का एजेंडा में शामिल क्यों होते हैं? और आपने कहा कि भाई जांच होनी चाहिए अडानी का, आप अडानी और उस पर सेबी के संबंधों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जवाबदेही इस बात की भी है राहुल गांधी को बताना चाहिए कि वो तस्लीम तारिक रहमान से मिले थे कि नहीं मिले थे? और जो शोएब जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने जो कहा कि भाई उनसे राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखाई थी, तब जाकर बीएनपी नेताओं ने कहा ठीक है अब हम जो है यहाँ पर तख्ता पलट करेंगे। और राहुल गांधी क्योंकि अमेरिका में भी जाकर उन्होंने भारत के लोकतंत्र को लेकर भी सवाल उठाया था। तो बहुत सारी चीजें जो है ना 1+1=2 हो रहे हैं। राहुल गांधी जी देश के अंदर जोड़ने की और प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आपका सवाल बहुत लंबा है, तो 3 सवालों के अंदर आपका एक एक करके जवाब देता हूं। पहले आपने हिंडनबर्ग और अडानी को लेकर के बात करी, तो उसका बिल्कुल साफ स्पष्टीकरण बता दूं, क्या संबंध है माधवी जी के अडानी जी के साथ, क्या है गौतम अडानी जी के संबंध, उनके भाई की कंपनी के साथ क्या संबंध है? मैंने वो संबंध नहीं पूछे, मैंने तारिक रहमान के साथ राहुल गांधी की बैठक के बारे में पूछा। मैंने सुनिए तो सही ना, सुनिए, वो तो राहुल गांधी कह चुके हैं, उनका वीडियो भी हम दिखा चुके हैं, वो तो कांग्रेस के नेता कह चुके हैं। मैंने कहा कि तारिक रहमान और राहुल गांधी के बीच क्या संबंध है? वो तारिक रहमान जो बांग्लादेश में बम फेंकता है, और अब जब 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 राहुल गांधी के कहने पर तख्ता जो कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखाई, और अब राहुल गांधी के हरी झंडी दिखाने पर बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, और तख्ता पलट होते ही उल्फा को हथियार सप्लाई करने वालों की फांसी की सजा माफ हो जाती है। इसका आपस में क्या संबंध है, इस बारे में बताइए थोड़ा। भाई, देश के प्रधानमंत्री जी वॉर रुकवा सकते हैं, जैसा कि उद्धव ठाकरे जी ने इस चीज को कोट करा। देश के प्रधानमंत्री जी तमाम चीजें कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के पास इतनी ताकत और कुव्वत है कि वो चुटकी बजाते। अरे मैं तो राहुल गांधी की ताकत पूछ रहा हूं सर। अब आप देख, जैसे ही मैंने राहुल गांधी पे सवाल पूछा, आपको देश के प्रधानमंत्री की ताकत याद आ गई। दिक्कत यही है, वैसे आप देश के प्रधानमंत्री को दिन भर गाली देते हैं। मैंने राहुल गांधी का सवाल पूछ लिया, आपको लगा कि अब तो प्रधानमंत्री बड़े ताकतवर हैं, अब आप प्रधानमंत्री की ताकत गिनाने लगे। मैंने प्रधानमंत्री की ताकत आपसे नहीं पूछी, प्रधानमंत्री की ताकत देश दुनिया को मालूम होगी और वो होगी। मैं तो राहुल गांधी के ऊपर संबंध पूछ रहा हूं भाई। मैं राहुल गांधी की ताकत का असेसमेंट कर रहा हूं। राहुल गांधी के पीछे जो डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस के पैसे की ताकत है, मैं उसका असेसमेंट आपसे करने के लिए कह रहा हूं। अच्छा ठीक, आप जितने सारे आरोप लगा रहे हैं गृह मंत्री जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सुनिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सुनिए, नहीं। अब आप वो कार्ड मत खेलिए कि होम मिनिस्ट्री जांच करा ले, ये कर ले, वो कर ले। जब जांच करने जाएगी तब आप छाती पीटोगे। अब वो कार्ड मत खेलिए। अब मेरी बात का जवाब दीजिए। एक मिनट मेरी बात का जवाब दीजिए। मेरे पास शोएब चौधरी बैठे हैं, वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कह चुके हैं, और उन्होंने कहा राहुल गांधी कांग्रेस एक बार खंडन करे, मैं सबूत दूंगा। करिए ना खंडन, हिम्मत है तो। सुनिए, शोएब साहब जो बैठे हैं, ये माननीय गृह मंत्री जी से ऊपर नहीं होगा या गृह मंत्रालय से ऊपर नहीं? वो गृह मंत्री के पास क्यों जाएंगे? वो पत्रकार है बांग्लादेश के, वो भारत के गृह मंत्री के पास क्यों जाएंगे? नहीं, वो बांग्लादेश के पत्रकार है, भारत के गृह मंत्री के पास क्यों जाएंगे? उन्होंने सुनिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, सुनिए, एक चीज और बता दूं, मैं रुकिए, मैं एक चीज और बता दूं देश दुनिया की जानकारी के लिए। इन्होंने बहुत बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय खुलासे किए हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल कोई उठाएगा तो उनको पहले इतिहास पढ़ लेना चाहिए। और वो मैं फिर कह रहा हूं, हाजरात को भी वो बड़ा खुलासा करने वाले क्या, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कह रहा हूं एक बार खंडन तो कीजिए। और दूसरी बात, चलिए वो खंडन मत करिए, ये बताइए मुझे, ये जो नहीं, सुनिए सर, ये छोड़िए ना, छोड़िए मुझे, मैं आपसे कुछ नाम पूछ देता हूं, मुझे बताइए। उन राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनके विदेश दौरों में ये जो लोग राहुल गांधी से मिलते हैं, मुझे उनके बारे में बताइए, डीप स्टेट के लोग। अरे राहुल गांधी जी किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, दुनिया भर की, उससे आपको मतलब नहीं है उसका मतलब। देखिए राहुल गांधी किससे, अच्छा अब रुकिए, ओके हो गया। देखिए राहुल गांधी किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते, इसका संबंध देश से है,
इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका में जिनसे मिलते हैं वो अमेरिका के कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है, वो जॉर्ज सोरोस का पैसा लेकर काम करने वाले संगठन है, वो संगठन है जिनके संबंध जमात इस्लामी से हैं, और जमात इस्लामी वो संगठन है जिसका हाथ बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने में रहा। और ये जमात इस्लामी बांग्लादेश हो, जमात इस्लामी पाकिस्तान हो, जमात इस्लामी भारत हो, इन सब के बीच आपस का कनेक्शन है, और इनका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से है, इनका कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ है, इनका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस और अमेरिका की डीप स्टेट के साथ है। और इसलिए अगर राहुल गांधी इनके मंच पर जाते हैं, अगर ये लोग राहुल गांधी के निमंत्रण पत्र बांटते हैं अमेरिका में, तो फिर सवाल उठेगा कि राहुल गांधी जिनसे मिल रहे हैं उनका क्या संबंध है। सवाल उठेगा कि अगर राहुल गांधी के निर्देश पर उल्फा को हथियार सप्लाई करने वालों को बांग्लादेश में रिहा किया जा रहा है, ये तमाम सवाल उठेंगे और मैं इन सवालों को पूछूंगा, इन सवालों को भागने नहीं दूंगा, अपने देश की बिल्कुल भागने नहीं दूंगा। और इसीलिए मैं शोएब चौधरी के पास जा रहा हूं। शोएब चौधरी, मैं आपके पास आ रहा हूं, रुकिए शोएब चौधरी के पास आ रहा हूं। और मैं एक चीज का और खुलासा कर दूं, मैं दर्शकों की जानकारी में एक चीज का और खुलासा कर दूं। शोएब चौधरी ने कल या परसों शायद एक ट्वीट और किया है, वो भी देश को देखना चाहिए, देश के लोगों को देखना चाहिए। शोएब चौधरी ने राहुल गांधी पे खुलासा किया, उसके बाद बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने एक हिट लिस्ट जारी करी है कि किन किन को निशाना बनाना है, और जिन लोगों के नाम हिट लिस्ट में हैं उनमें शोएब चौधरी का भी नाम है। 21वें नंबर पर शोएब चौधरी हिट लिस्ट में है, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर खुलासे किए। तो सवाल उठता है, राहुल गांधी के ऊपर खुलासे शोएब चौधरी करते हैं, कट्टरपंथी संगठन हिट लिस्ट में राहुल गांधी के खुलासा करने वालों का नाम क्यों डालते हैं? यह सवाल देश के सामने है, इसका जवाब मिलना चाहिए। शोएब चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आज आप क्या खुलासा करने वाले हैं, वो तो मैं रात को ही देखूंगा एक पत्रकार के तौर पर, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप राहुल गांधी को लेकर इतना ज्यादा खुलासे, इतना उनसे जो है इतना बार बार प्रेरित क्यों हो रहे हैं उनसे आप? धन्यवाद। सबसे आगे मैं पूरे भारतवासी को 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे उसके लिए सबको मेरी तरफ से वार्मेस्ट कांग्रेचुलेशंस। देखिए, राहुल गांधी साहब के साथ मेरा कोई जान पहचान भी नहीं, दुश्मनी भी है। एक मिनट मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूं सर। शोएब चौधरी जी, 1 मिनट आपको रोक रहा हूं, मेरे पास एक ब्रेकिंग खबर न्यूज आ रही है, जरा जल्दी से बताइए वो ब्रेकिंग न्यूज कौन सी है, उसके बाद मैं शोएब जी के पास आऊंगा एक छोटा सा ब्रेक लेकर। जल्दी से बताइए ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास क्या आ रही है, मुझे मालूम नहीं, मुझे पैनल से बताया जा रहा है एक बड़ी खबर है, वो खबर क्या है? जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज चलाइए जल्दी से। और ओके, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि विनेश फोगाट को रजत पदक दिए जाने की मांग को आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने ठुकरा दिया है। ये भारत के लिए, मुझे लगता है एक भारत के लिए थोड़ी निराशाजनक खबर है। फाइनल मैच से पहले विनेश को अयोग्य घोषित किया गया था, कल इस मामले पर फैसला आना था, लेकिन फिर आया कि इस मामले पर फैसला बाद में लिया जाएगा। लेकिन अभी जो फैसला आया वो ये कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग को खारिज कर दिया गया है। पूरे देश को उम्मीद थी कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा, क्योंकि वो 100 ग्राम से जो है वो इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य ठहरा दी गई थी, लेकिन इसको जो है चैलेंज किया गया था इस फैसले को। पर अब जो है विनेश फोगाट को लेकर ये फैसला आ गया है, उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था कम वजन के आधार पर, और उन्हें सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। ये भारत के लिए और विनेश फोगाट के लिए जो है वो थोड़ा दिल तोड़ने वाली ज़रूर खबर है, भारत के लिए जो है निराशाजनक खबर है, दिल तोड़ने वाली खबर है। आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने इस मांग को ठुकरा दिया है, और पहले ही बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का मानना था कि ऐसे मामलों में कोई भी फैसला लेना होता है तो बड़ी सावधानी बरती जाती है, क्योंकि अगर एक बार किसी को 100 ग्राम वजन के आधार पर अगर उनके पक्ष में फैसला दे दिया जाए तो फिर होता यह है कि एक फ्लड गेट खुल जाता है। ऐसी तमाम जो अपील होती हैं उनमें जो है जो आर्बिट्रेशन करने वाले लोग हैं उनके लिए समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो कुछ लोगों को आशंका थी कि इसी तरह का फैसला आएगा, क्योंकि 100 ग्राम की बात है, पर यह कहा जाता है कि अगर 10 ग्राम भी वजन ज़्यादा हो तो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है, और वो नियम के अनुसार जो है इसको ये फैसला लिया गया। नियम कड़े होते हैं, लेकिन भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है
विनेश फोगाट के लिए। हमारे साथ नारायण सिंह जुड़ चुके हैं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। नारायण जी, भारत के लिए दिल तोड़ने वाली खबर है, क्या कुछ कहा गया है फैसला सुनाते हुए? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये फैसला दिल तोड़ने वाला है भारत के लिए, क्योंकि एक जो भारत सरकार ने जिस तरह से एक पूरी कोशिश की थी विनेश की मदद करने के लिए इस मामले में, उन्होंने जो सबसे बेस्ट लॉयर हैं हरीश साल्वे को इसके लिए हायर किया था। लेकिन जो बात थी कि मतलब एक ह्यूमन एंगल होता है, उस आधार पर विनेश को इसमें एक तवज्जो दी जाए, क्योंकि एक ही दिन में विनेश ने 3 फाइट खेली थी, 3 बाउट खेली थी, और कहीं ना कहीं एक बाउट जब आप खेलते हैं तो उसमें खिलाड़ी की एनर्जी लगती है, उसको स्वेटिंग होता है, और उसके बाद अगली जो बाउट खेलना है उसके लिए उसको कहीं ना कहीं उसके लिए नहीं, नारायण, फैसला सुनाते वक्त क्या कहा गया? तो ये तो वो चीजें हैं जो हम सब जानते हैं क्या हुआ था, लेकिन फैसला सुनाते हुए क्या किन बिंदुओं को उठाया गया, क्या कुछ कहा गया? जब फैसला, अगर जो कोर्ट की बात करें तो इसमें उन्होंने एक जो रूल होता है आपका यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो कि रेसलिंग के कार्यों को देखती है, रेसलिंग में क्या रूल्स होते हैं क्या, उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जो वेट कैटेगरी होती है आपको 2 दिन वेट करना पड़ता है, वे इन करना पड़ता है। जब पहले दिन जब आप आपका वे इन करते हो तो आपको जिस कैटेगरी में आप खेलते हो उस कैटेगरी के लगभग बराबर और उससे कम वेट होना चाहिए। लेकिन जो दूसरे दिन विनेश फोगाट का जो वजन आया था, जो नियम है जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग वो कहती है कि दूसरे दिन भी आप जब अपने फाइनल खेलने आते हो या रैपिड बाउट खेलने आते हो, उससे पहले जो आपका सुबह वे इन होता है उसके लिए भी आपको उतने ही अपनी जिस कैटेगरी में खेलते हो उस कैटेगरी के वेट में आपको आना पड़ेगा। और जो रूल्स थे वो पहले से क्लियर थे, इससे पहले भी चीजें हुई हैं। जो पिछले बार जो जापान के रेसलर थे हुई वेगिचो, जिन्होंने की जिसके साथ अमन शेरावत अपनी बाउट हारे थे, पिछले बार जब वो टोक्यो में खेल रहे थे वो भी इसी कारण 50 ग्राम उनका वजन कम था, तो ज्यादा था, तो उस कारण से उनको उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि आपको नियमों के साथ स्टिक करना चाहिए, जो आपके नियम हैं वो नियमों के हिसाब से चलेंगे। तो ये कुल मिलाकर जो एक बात, मुख्य बात उसमें ये बात कही गई। जी नारायण सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भारत के लिए एक ज़रूर जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, विनेश फोगाट के लिए भी उनके लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। इसका इंतजार हो रहा था, पूरा भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा, इसको लेकर ऐलान कर दिया गया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दो टूक में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विदेशी प्रोपेगेंडा, राहुल गांधी का क्या है एजेंडा, इसी पर चर्चा जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सभी थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत।
अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। क्या बताऊँ माँ, ये तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से माँ सारे हरियाणा में गाड़ी ना तोड़ तक में जा से नॉन स्टॉप। माँ लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं विदेशी एजेंडा राहुल गांधी का, विदेशी प्रोपेगेंडा राहुल गांधी का क्या है एजेंडा। हिंडनबर्ग से लेकर जो तमाम मुद्दे राहुल गांधी इन दिनों उठा रहे हैं उसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनसे विदेशी ताकतों को ज़्यादा ताकत मिलती है। भारत के खिलाफ जो लोग जो हैं लगातार एक एजेंडा बना रहे हैं, क्या उस एजेंडे को राहुल गांधी भारत में आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो हिंडनबर्ग का मामला हो या ऐसे दूसरे मामले हो। बांग्लादेश को रिपीट करने की कांग्रेस के लोग जो हैं भारत में भी इस तरह की जो बातें करते हैं, तो इस सब को लेकर आज हम सवाल उठा रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, प्रेम कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक है, विजय पटेल हैं ओनली फैक्ट के संस्थापक हैं, शोएब चौधरी बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए। शोएब जी, मेरा सवाल फिर आपसे यह, ब्रेक पे जाने से पहले जो मैंने आपसे पूछा था, आपने राहुल गांधी को लेकर लगातार आज भी खुलासा करने की आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने मेरी बात का खंडन नहीं किया। आप इतने फैसिनेट राहुल गांधी जी से क्यों हैं, भारत के विपक्ष के नेता से? शोएब जी, आपको मेरा सवाल सुनाई पड़ा? जी जी, अभी सुनाई दे रहा है। अच्छा, मैंने पूछा आप राहुल गांधी जी को लेकर इतने फैसिनेट क्यों हैं? आज रात को भी आप बड़ा खुलासा करने वाले हैं। रात की बात को रात को रहने दीजिए, बात इस पे हम लोग जानते हैं जर्नलिस्ट बॉम्बशेल रिपोर्ट। जी, बॉम्बशेल रिपोर्ट ऐसा है कि मेरे को आई कैन नॉट इवन थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई मीन इट मे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग he has built so far. I mean, मैं भी ताज्जुब हो गया कि इतने इंफॉर्मेशन और एविडेंसेस उनके बारे में कि I cannot believe my eyes and बहुत ही डेंजरस चीजें हैं। we were going to publish it, आज रात को ही पब्लिश करने वाले थे हम लोग, मगर 11 हाफ आवर में और भी नए इंफॉर्मेशन आ गए, वेरी डेंजरस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो हम कोशिश करें अभी भी रात को देने के लिए, नहीं तो कल दे देंगे। और नहीं, ठीक है, ठीक है, उस खबर का इंतजार करेंगे। लेकिन मैंने पूछा, आपने इससे पहले कई सारे चीजें कही राहुल गांधी को लेकर कि वो बांग्लादेश के BNP के नेता से मिले थे जिनको अदालत ने सजा सुनाई थी, बम फेंकने का जिनके ऊपर आरोप था, उसको लेकर भी आप लगातार अपनी बात पर कायम है कि भाई वो मुलाकात हुई थी, कांग्रेस खंडन नहीं कर रही है। दूसरी तरफ अब जो उल्फा को हथियार सप्लाई करने वालों को जो रिहा किया गया है, क्या उसमें भी इन सब लोगों का कोई लिंक है? क्या भारत के लिए ये कोई संकेत है, भारत के लिए कोई खतरा है क्या? देखिए भाई, ये जो पैटर्न ऑफ ब्लूप्रिंट है ना, पैटर्न ऑफ ब्लूप्रिंट, बांग्लादेश में उन्होंने क्या किया, कहा कि बांग्लादेश में रेमिटेंस मत भेजो, स्टॉप सेंडिंग रेमिटेंस टू बांग्लादेश। और अभी मैंने आपसे ही सुना कि राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट,
So first target is economic, and then the next target follows. And राहुल गांधी साहब जो मीटिंग किया तो उन्होंने तो मैंने आगे भी आपको कहा कि ये कोई हमारे तरफ से कोई इल्जाम नहीं है, एलिगेशन नहीं है, इट्स एन इंफॉर्मेशन, very innocent sort of information as a journalist I have presented, and he is a responsible politician. वो तो कह ही सकते हैं कि ठीक है मैं मिला और इस वजह से मैंने मिला, फिनिश. बट वन प्रॉब्लम इज देयर कि राहुल गांधी साहब तो एक गलत आदमी से मिले, ये he who poses serious security threat to India's national security, क्योंकि तारिक रहमान, you know who is he. So मैं फिर से कहता हूँ कि राहुल गांधी साहब भी एक पॉन है, PAWN पॉन ऑफ द अमेरिकन डीप स्टेट. अच्छा, उनको देख के खेल रहा है डीप स्टेट, एंड तारिक रहमान, राहुल गांधी और मेनी अदर्स, दे आर जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ द पॉन्स. एक का काम था बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करना, ये तो कर दिया. अभी दूसरे का काम है भारत को डिस्टेबलाइज करना, वो भी करेगा. और आप जो बार बार हिंडनबर्ग कर रहे हैं सब, हिंडनबर्ग इज अ कंपनी, इज अ प्राइवेट कंपनी. भाई ये हिंडनबर्ग बार बार भारत के पीछे क्यों है? सो हिंडनबर्ग के पीछे पैसा कौन लगा रहा है? भारत में इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं. मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि आप तो अभी हिंडनबर्ग को इन्वेस्टिगेट करो कि इसके पीछे कौन है. जैसे कि BNP ने, मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ, बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने अवामी लीग के खिलाफ ऐसे ही हिंडनबर्ग तरीके के कई ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूट किया था. अच्छा, और आप कह रहे हैं वही मॉडल, आप कह रहे हैं जो बांग्लादेश में वही मॉडल भारत में रिप्लिकेट किया जा रहा है. सेम पैटर्न, सेम मॉडल, ब्लूप्रिंट तो एक ही है. अभी ये ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, हो रहा है. बांग्लादेश में हो गया पार्ट 1, पार्ट 2 इज जैसे कि बांग्लादेश में इकोनॉमी को हिट किया, इंडिया में कर दिया. वहाँ फॉरेन करेंसी रेमिटेंस, वहाँ स्टॉक मार्केट. बांग्लादेश में जैसे TIB, Human Rights Watch and many other Western NGOs were coming up with lot of reports. अभी हिंडनबर्ग आ गया. So आप पैटर्न को देखिए. And Rahul Gandhi साहब very surprisingly is absolutely silent on the persecution of Hindus in Bangladesh. क्यों? वो क्यों एक भी शब्द नहीं कर रहा है? क्योंकि उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर उनको भी मालूम है जो कुछ हो रहा है उसका ग्रीन सिग्नल तो उन्होंने देखा है लंदन में. तो आप अगर ग्रीन सिग्नल दे देते हो, कुछ घटना घट जाएगा, आप तो चुपचाप ही रहेंगे ना. इसके लिए वो चुपचाप है. ओके, तारिक रहमान जी, आता हूं आपके पास, क्योंकि तारिक रहमान एक माफ कीजिएगा जो है शोएब चौधरी जी एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वही भारत में करने की कोशिश हो रही है. जो डीप स्टेट ने बांग्लादेश में जिस तरह से तारिक रहमान और बाकी लोगों को जो है अपना एक तरह से क्लोन बनाकर काम किया, उस तरह से वो कह रहे हैं कि भारत में भी राहुल गांधी जो है डीप स्टेट के एक तरह के मोहरा हैं, ऐसा उन्होंने कहा. मैं इस पर और भी उनसे क्लैरिफिकेशन लूँगा, लेकिन प्रेम जी ये बड़े आरोप जो हैं, बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं ये, और अब तक इन्होंने जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस की तरफ से उसका खंडन भी नहीं किया गया. क्या इसका मायने है? जी देखिए अशोक जी, मैं बहुत आश्चर्य में हूँ, चकित हूँ. राहुल गांधी इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं. नेता प्रतिपक्ष मतलब कैबिनेट का दर्जा होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट है, वो डेमोक्रेसी का वो सम्मान होता है नेता प्रतिपक्ष. और नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ एक विदेशी पत्रकार को आप मंच दे रहे हैं जिसकी बात पर आप स्वयं आपको विश्वास नहीं वो सही है या गलत है, स्वयं आपको विश्वास नहीं है. देश का इतना बड़ा दूरदर्शन चैनल. सर मुझे आप मेरा नाम ना, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है. आपने कहा अभी कहा कि वो खुलासा करेंगे, मैं नहीं जानता हूँ क्या करेंगे नहीं करेंगे. आपने कहा है, मैं आप की बात कर रहा हूं. जो कहेंगे उसको क्रॉस क्वेश्चन मैं करूंगा एज ए जर्नलिस्ट, मैं सवाल उठाऊंगा एज ए जर्नलिस्ट. लेकिन मैंने उनको प्रोग्राम में बुलाने से पहले उनके ऊपर अच्छा खासा रिसर्च किया और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कई बड़ी खबरें जो है ब्रेक करी हैं. और फिर मुझे पता है परेशानी क्या है. सुनिए सर, अब मैं आप ही के पास आऊंगा, रुकिएगा अभी.
मुझे परेशानी ये है कि बांग्लादेश के पत्रकार जो है वो विदेशी हैं, उन पे हम भरोसा ना करें, लेकिन आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आएगी विदेशी, उस पर भरोसा कांग्रेस कर लेगी, बीबीसी कुछ कहेगा उस पर भरोसा कांग्रेस कर लेगी, न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ छापेगा उस पर भरोसा कांग्रेस कर लेगी, वॉशिंगटन पोस्ट में कुछ छपेगा उसको लेकर भरोसा कर लेगी, पेगासस कुछ कहेगा उसको लेकर भरोसा कांग्रेस करेगी, उसको लेकर संसद ठप कर दिया जाएगा, देश में जो आंदोलन कर दिया जाएगा, सड़कें रोक दी जाएंगी। लेकिन बांग्लादेश के एक पत्रकार ने क्योंकि राहुल गांधी पर सवाल उठाया, इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। बाकी ये सब जो है विदेशी ताकतें, उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, जॉर्ज सोरोस की क्रेडिबिलिटी है और जो है बाकी लोगों की क्रेडिबिलिटी है, जो लोग भारत के खिलाफ काम करते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी है। ये कैसे चलेगा डबल स्टैंडर्ड? देखिए, मुझे पता है आप जितना बोलेंगे उस हिसाब से तो मुझे बोलने का अवसर नहीं, मैं देता हूं, मुझे बहुत छोटा ही समय मिलेगा, मुझे मेरी बात बोलने दी जाए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा पद है, मैंने पहले बताया और उसकी स्थिति भी बताई, क्या हम अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे ही किसी पत्रकार को दूरदर्शन में बिठा सकते हैं बोलने के लिए? बिठा सकते हैं क्या? सर आपको नहीं बिठा सकते हम। आपको बिठाया सर मैंने? नहीं, विदेशी पत्रकार की बात कर रहा हूं मैं। विदेशी पत्रकार? आप विदेशी पत्रकार को अपने ही देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या दूरदर्शन पर बिठा सकते हैं? अगर नहीं बिठा सकते होगा तो जरूर बिठाऊंगा। प्रतिपक्ष के खिलाफ भी बिठाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, हमको अधिकार नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूं। बीबीसी की रिपोर्ट ले लेकर आप संसद में हंगामा करते हैं, तब क्या होता है? बीबीसी क्रेडिबल है, लेकिन बांग्लादेश का पत्रकार, वही मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोलो तो वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन जिस प्रधान, सुनिए ना, अभी आप, मेरी बात आ गई ना, और बोलने दीजिए। बोलिए, बिल्कुल बोलिए, लेकिन मेरा सवाल ले लीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं आपको नेता प्रतिपक्ष की बड़ी चिंता है कि आप नेता प्रतिपक्ष, सुनिए, बड़ी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, करिए ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करिए आप नेता प्रतिपक्ष, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद कह रहा हूं कि भैया ये सारे सवाल जो है पब्लिक डोमेन में पब्लिक तय करेगी और इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है प्रेम जी, मैं फिर कह रहा हूं कि आप जब देश के प्रधानमंत्री को लेकर के आप इस तरह के आरोप लगाते हैं, अभी सैयद जवाद ने क्या कहा, वो भी तो यहां बैठे हैं, उन्होंने क्या कहा, अरे मेरे सुनिए ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान को, जब मैं उसका जवाब दे सकता था मैंने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जब किसी विदेश दौरे में जाता है, किसी दूसरे देश में जाते हैं, उसके कोई मायने होते हैं, और जब आप जाकर के डीप स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मिलते हैं उसके मायने होते हैं। तो अगर कोई नेता प्रतिपक्ष हो, कोई प्रधानमंत्री हो, वो ऊपर नहीं हो गया संविधान के? आगे मुझे बोलिए। देखिए, इस देश में नेता प्रतिपक्ष जो हमारे बांग्लादेश के पत्रकार खुलासा कर रहे हैं, हमारे देश की खुफिया एजेंसियों को कुछ नहीं पता है ना, सारी जानकारी उन्हीं को है। हमारे देश की जांच एजेंसियों को कुछ भी नहीं पता है। आप तभी से पूरी बातचीत में यह समझ में आ रही है कि पूरा विदेश के साथ मिलकर के भारत का विपक्ष जो है अपने देश की सरकार के खिलाफ या अपने देश के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? हो उल्टा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे इनको किसी भी मामले में विदेशी पत्रकार से बुलवा करके, अरे हमारी जांच एजेंसी पकड़ेगी ना कि राहुल गांधी देश के खिलाफ काम कर रहे हैं कि किसके कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, इंटरनेशनल साजिश चल रही है इस देश के नेता प्रतिपक्ष को फंसाने के लिए। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जब भारत की जांच एजेंसियां किसी को पकड़ती हैं तो यही लोग जो कहते हैं कि भारत की जांच एजेंसियां पिट्ठू हैं, भारत की जांच एजेंसियां नाकारा हैं, भारत की जांच एजेंसियां जो है किसी, तब भारत की जांच एजेंसियों को जो लोग पानी पी पी के गाली देते हैं, आज वो कह रहे हैं कि भारत की जांच एजेंसियां करेंगी। वो उसको शोएब चौधरी नहीं बोलेगा। अब सुनिए ना, अब मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। राहुल गांधी जो है, हम कहते हैं राहुल गांधी बहुत बढ़िया नेता, भाई हमें कोई राहुल गांधी पर कोई शक नहीं करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा में कौन कौन लोग होते हैं जो जुड़ते हैं, कौन कौन उनका कार्यक्रम आयोजित करते हैं? तंजीम अंसारी, सुनिएगा, कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन का नेता तंजीम अंसारी, मोहम्मद असलम, मिनहाज खान, सरिता पांडे, सुनीता विश्वनाथन। कोई जॉर्ज सोरोस की कठपुतली है, कोई जो है कोई इसका संगठन, कोई जो है जॉर्ज सोरोस की कठपुतली है, कोई जमात इस्लामी का आदमी है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो है ये सारे लोग जो हैं राहुल गांधी के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उनके निमंत्रण बांटते हैं, उनके मंचों पर जाते हैं, जो जॉर्ज सोरोस की कठपुतली है। फिर भी हम राहुल गांधी जी के
खिलाफ कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है। और नेता प्रतिपक्ष से बड़ी बात है वो गांधी परिवार के हैं। भाई गांधी परिवार के खिलाफ कोई मेरे जैसा छोटा पत्रकार बैठ करके उनके कार्यक्रम करे, मेरी औकात कैसे हो सकती है? मेरे को तो अभी हाँ बोलिए दूरदर्शन चैनल पे बिल्कुल, हाँ दूरदर्शन नहीं, हम नहीं बोल सकते। हाँ बोलिए। आप नहीं बोल सकते ना, ये राष्ट्रवादी पत्रकार जो है बांग्लादेश के, यदि वो खुलासा कर रहे हैं तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहां ठोक कर इस मेज को वो पत्रकार जिनको आपने बुलाया, इन्होंने पूछा ना आपसे कि क्यों बांग्लादेश के व्यक्ति को आपने बुला लिया, कैसे बुला लिया? आपने तो द क्विंट के द्वारा फीडेड चीनी फंडेड मीडिया के पत्रकार भी बैठा रखे हैं यहां पर। आपने इनसे पूछिए इनके पास पैसा आया कि नहीं आया। सुनिए, एक बात और, राहुल गांधी जी नहीं राहुल गांधी जी की वो पर्सनल वो जो है लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर रहे हैं, वो मेरे गेस्ट का अपमान कर रहे हैं। मैं इस पर मैंने, लेकिन सुनिए, चीन के संग जाके चाउमीन राहुल गांधी जी खाएंगे, जान स्वराज उनको समर्थन करेंगे, पाकिस्तान उनके लिए वोट मांगेगा, और वो जाएंगे और बाहर जाकर जिस प्रकार से तारिक रहमान जैसे अपराधी के संग मीटिंग करेंगे, और देश के अंदर उनके ऊपर प्रश्न भी नहीं उठाया सकता, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं। देश के जो नेता विपक्ष हैं वो आके मीडिया के सामने बोलेंगे, पूरे विश्व के सामने बोलेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है, भारत का शेयर बाजार बहुत खतरनाक मोड़ पे है, आप यहाँ पैसे लगाइए मत लगाइए, इस प्रकार की बात वो करेंगे, लेकिन आप प्रश्न नहीं उठा सकते। देखिए असल में अशोक जी बात यही है, अभी जिस प्रकार से प्रेम कुमार जी मुद्दों से भटककर केवल और केवल इस प्रकार का प्रोपेगेंडा रच रहे थे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आखिर कांग्रेस ने क्यों नहीं इस बात का डिनायल किया कि राहुल गांधी उस आतंकवादी तारिक रहमान से मिले और उसके बाद ही बांग्लादेश में जो है इस प्रकार से तख्ता पलट हुआ। उसका उत्तर नहीं दिया, ना उत्तर दिया जो आपके मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं उन्होंने, और ना ही इन्होंने दिया। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद विजय पटेल के पास आऊंगा। छोटा सा ब्रेक में विजय पटेल के पास आता हूं इस ब्रेक के बाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आया के कड़ा है यार, आ गया घर बैठे, अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है, तभी तो बढ़ता जा रहा है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूं विजय पटेल, मैं बिल्कुल आपके पास नहीं आ पाया है, बहुत गर्मा गर्म, लेकिन मैं आपसे जल्दी से जानना चाहता हूं, समय बहुत कम है। मैंने कुछ नाम लिए, इन नामों का क्या संबंध है राहुल गांधी की विदेश यात्रा का? तंजीम अंसारी, मोहम्मद असलम, मिनहाज खान, सरिता पांडे, सुनीता विश्वनाथन, ये सब जो हैं ऐसे नाम हैं जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द नजर आए अमेरिका में, और ये सब डीप स्टेट का, अमेरिकी डीप स्टेट का हिस्सा बताए जाते हैं। अशोक सर, ये नाम तो मकड़ी के जाले के जैसे, टूल किट पूरी है, इनको समझाने के लिए आधा घंटा चाहिए। जी बिल्कुल। बहरहाल प्रेम कुमार जी जो है वो पूछ रहे थे कि एक विदेशी को यहाँ क्यों बिठाया है। बेकॉप्स लिमिटेड करके एक कंपनी बनी थी इंग्लैंड में, लंदन में। इसमें ये अपने जो LOP है राहुल गांधी, उसकी सिटीजनशिप ब्रिटिश थी। ओके, ठीक है, ब्रिटिश सिटीजनशिप राहुल गांधी की दिखाई दी थी, उनके जो डॉक्यूमेंट है उसमें।
तो क्या एलओपी जो है उनको खुलासा नहीं करना चाहिए कि ब्रिटिश सिटीजनशिप क्यों रखे हुए थे? क्या ड्यूल सिटीजनशिप थी कि या नहीं थी? दूसरी बात, आपने जो स्क्रीनशॉट दिखाया था स्टार्टिंग में, उनका नाम है नदीम खान। जो बंदा चाह रहा था कि यहाँ पे भी बांग्लादेश जैसे हालात होनी चाहिए, जी जी जी, ये बंदा है। हाँ। तो ये उससे एक दिन पहले मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं, राहुल गांधी के साथ जेन ड्रेजी करके एक बंदा मिला था। ओके, ठीक है, इनकी मुलाकात हुई थी। उसके दूसरे दिन ये नदीम खान और ये जीन ड्रेजी इजराइल एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन करने के पहुंचते हैं। तो ये जीन ड्रेजी कौन है? ये अमर्त्य सेन के राइट हैंड है। अमर्त्य सेन यानी मनमोहन सिंह यूपीए की सरकार के दौरान सलाहकार रहे, और ये जीन ड्रेजी भी एनएसी जो बना था उसमें सलाहकार के पद पर काम कर रहे थे। तो एक पूरा इकोसिस्टम बना है जो एनजीओ के नाम पे अपनी दुकान चलाते हैं। मैं आपको एक और चीज चौंकाने वाली बताता हूं। जीन ड्रेजी जो है, इनकी वाइफ इंडियन है, जीन ड्रेजी खुद यूरोपियन है। ये भी एक प्रेम कुमार जी के लिए बहुत आश्चर्यचकित बात होगी कि यूरोपियन जो है वो सरकार चलाता था। तो इनकी जो वाइफ है बेला त्रिवेदी, उनपे एक आरोप लगा था कि हमारे 78 जवान 2010 में सीआरपीएफ के 78 जवान शहीद हुए थे। तो उसके बाद उसका एक मास्टरमाइंड जो उसने आत्मसमर्पण किया था, उसने आरोप लगाया था कि बेला त्रिवेदी और एक पत्रकार है उनकी वाइफ, दोनों ने जो भी टॉप लीडरशिप है ये नक्सलवादियों की, उनके साथ काफी मीटिंगें की थी। तो ये काफी डीप स्टेट का जो एक रोल रहता है, जैसे अभी न्यूज आई कि उल्फा के जो आतंकी उसको छोड़ दिया। तो जी डीप स्टेट है उनका एक सबसे बड़ा बिजनेस हथियार रहता है। जैसे आपको ये देखिए, अमर्त्य सेन जो है वो आपको जान के हैरानी होगी, बहुत लोगों को पता नहीं है कि जो सबसे पावरफुल फैमिली है रोथस्चाइल्ड फैमिली, उनके जमाई है। तो रोथस्चाइल्ड फैमिली वो है जिसने इजराइल बनाया है। तो ये पूरा कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि जिसने इजराइल बनाया, जो जमाई है वो यहाँ पे जमात इस्लामी हिंद। ओके विजय, मैं बहुत माफी चाहता हूँ। विजय, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, मैं ओवर शूट हो गया कार्यक्रम आज, लेकिन मेरा वादा है इस विषय को मैं फिर से उठाऊंगा। और विजय, आपको पूरी जानकारी के साथ मैं विजय को एक बार फिर से लाऊंगा और बाकी मेहमानों को भी लाऊंगा। मुझे लगता है इस विषय पर बार बार चर्चा होनी चाहिए। और शोएब जी, मैं आपके साथ भी दोबारा जुड़ूंगा। मेरा वादा है, आपके ऊपर आज जो सवाल उठाए गए उसका जवाब मुझे लगता है आपको देने की जरूरत नहीं। मैं आपकी क्रेडिबिलिटी देखकर आपको लाया, और आज आपकी जो रिपोर्ट आएगी रात को, उसका मुझे लगता है इंतजार है, न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि भारत में भी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। आपसे फिर मुलाकात होगी स्वतंत्रता दिवस की। एक बार फिर से आपको बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।